अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं और सिर्फ आप हैं। मैं हूं मोहम्मद शुएब। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यूं तो सबीन यहाँ पर होती हैं लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा नासाज है, क्योंकि थोड़ी सी नासाज हो तो वो आ जाती हैं। सो कभी कभी रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये मामला सिर्फ कभी कभी होना चाहिए। वैसे आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है कि बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से मुतासर हो रहे हैं और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो भी मुतासर हो जाती है। लाइफ आपकी मुतासर हो जाती है, तो इसलिए अपना ख्याल रखें। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप बीमार होंगे तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, और जब छुट्टी करेंगे तो फिर बाकियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे कि आज मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा और आपको मुझे ज़्यादा सुनना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मेरे साथ अब सबीन जब ना हो तो मैं ही ज़्यादा बोलता हूँ, बल्कि मुझे ही बोलना पड़ता है। सो बोलना ये तो एक अच्छी बात है, हमें मज़ा आता है बातचीत करके, आपसे बात करके, आपको सुन के। जो आप हमें मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, और जो हमारे मेहमान होते हैं उनके सेगमेंट से मुतालिक फीडबैक दे रहे होते हैं। लेकिन जो मैंने बात की ना तबीयत की नासाजी से मुतालिक, तो आज मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। दिस चेंज ऑफ वेदर ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा होता है आपको, ख़ास तौर पर बच्चों को। तो वो बच्चे, सबीन की तरह वाले बच्चे नहीं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे जो कहते हैं कि मुझे आइसक्रीम खानी है, उनको प्लीज़ ज़रा समझाएं कि अगर आप इस मौसम में आइसक्रीम खाएंगे या ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप बीमार हो सकते हैं। सो चेंज ऑफ वेदर या सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बहुत से लोग मुतासर होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको फिर अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें, खाने पीने में ज़रा एहतियात करें, घूमने फिरने में भी एहतियात करें। अगर आप एहतियात करेंगे तो आपकी तबीयत खासी बेहतर रहेगी। चूँकि मेरे बहुत से और दोस्त हैं जो कि मुतासर हैं इस वक्त किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से, प्लस कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डेंगू भी खासा फैला हुआ है, उसके केसेस में भी हमने देखा खासा इजाफा हुआ और लोग बड़े मुतासर हुए। सो अब बात मुझे ये करनी थी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखने से मुराद ये है कि डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डोंट लेट इट गो लाइक दिस कि अच्छा नहीं खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। समटाइम्स इट डज़ हैपन, लेकिन समटाइम्स इट डजंट। हम अक्सर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को बाहर के किसी मुल्क से। हम कहते हैं कि जी वहाँ पे तो इतनी जल्दी दवाई नहीं देते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता। दैट्स फाइन, वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंट में फ़र्क होता है। दैट्स वेरी ट्रू कि जो एंटीबायोटिक्स की बात हम करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इस पर एडवोकेसी की है कि एंटीबायोटिक्स तब लें जब डॉक्टर रिकमेंड करे, जब रिक्वायरमेंट है। वायरल इन्फेक्शन में ना लें, अगर लें तो डोज पूरी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग जो कि बाहर से आते हैं पाकिस्तान, बीमार होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एंटीबायोटिक नहीं लेंगे। तो जो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के बग्स होते हैं वो पाकिस्तान की दवाइयों से ही ठीक होते हैं। सो डॉक्टर जो कह रहे हैं प्लीज़ वो करें, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेहत है और यहाँ के इन्वायरमेंट को समझते हुए ही चीज़ें डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं। प्लस जो बीमार हो जाते हैं, एक तो एक अल्लाह उन्हें शिफा दे, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, हम ज़रूर ये बात करेंगे कि आप जो कि बहुत केयरिंग लोग होते हैं अपने आसपास के, फैमिली के, फ्रेंड्स के, कॉलीग्स, जो कि कोशिश ये करते हैं कि हम ज़रूर जाएं वहाँ पर, तो प्लीज़ आप ये मेक श्योर करें कि उस वक्त जाएं जब विजिटिंग आवर्स हैं। समटाइम्स आप ऑड आवर में जाते हैं तो मरीज़ ने सोना भी होता है, उसने रेस्ट भी करना होता है, तो मरीज़ की रेस्ट बड़ी ज़रूरी होती है। एक हमारे यहाँ और कल्चर है कि हम डब्बे के जूसेस लेकर जाते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा प्लीज़ वो मत किया करें। वो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं तो उसका फ़ायदा पेशेंट्स को ख़त्म नहीं होता। पेशेंट्स के लिए लेकर जाना तो फ्रेश जूस लेकर जाएँ या फ्रूट्स लेकर जाएँ, ये बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो आपका वहाँ चले जाना, वहाँ पे पास बैठ जाना, अपना वक्त देना, उनकी दिलजोई करना, उनको बूस्ट करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई मिठाई ऑफ़र करता है आपको, जस्ट इन केस मैं बात करूँ, आपको डायबिटीज़ है या आपकी सेहत ऐसी है और आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल कोट किया, होते हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग भी होते हैं, उनका दिल करता है मैं मिठाई खाऊं और ज़्यादा खा लूँ, बर्फ़ी सामने हाथ नहीं रुकता उनका, तो मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ कि दूसरों का भी ख्याल करें। ख्याल से मुराद ये है अगर आप बीमार होंगे तो दूसरे भी आपके साथ मुतासर हो जाएंगे। सो अपनी डाइट का ख्याल अपने खुद रखना होता है। कि मैं इसलिए बात करूँ कि मेरे भी आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि मिठाई पर हाथ नहीं रोकते हैं, उनका दिल चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई के। कुछ लोग कैमरे के उस तरफ भी हो सकते हैं और कुछ आप जो हमारे टीवी ऑडियंस है वो है जो कि देख भी रही है मुझे और समझ रहे कि मैं किससे ये बात कर रहा हूँ, किससे मुखातिब हूँ। तो प्लीज़ ख्याल करें, बर्फ़ी खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बर्फ़ियाँ खानी है। इट शुड बी दिस मच साइज़, ताकि आपकी सेहत उससे मुतासिर ना हो। और अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छा फील करेंगे, तो आपके आसपास वाले भी सारे अच्छा महसूस करेंगे, वरना आप करेंगे छुट्टी और बाकी का हो जाएगा काम खराब, क्योंकि उनको करना पड़ेगा ज़्यादा काम। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, मैं अभी लेता हूँ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। Wanna crush out?
एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट, और आज जिस आर्टिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है कम उम्र मुसव्विरा हैं, वे यंग आर्टिस्ट एज विद अस। दोस्ती है इनकी रंगों से, खेलती हैं रंगों के साथ और जज्बात को, एहसासात को या ख्वाबों को किस तरह से कैनवस पर उतारना है बड़ा बखूबी जानती हैं। एट अ वेरी यंग एज जिस तरीके से सबको हैरान कर रही हैं अपनी सलाहियतों से, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मनाहिल मलिक से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। ग्रेट। मनाहिल, क्या एज है आपकी? मैं 11 इयर्स की हूँ। ओके, सो कब से आपने पेंटिंग का आगाज़ किया? पेंटिंग का शौक़ मुझे बचपन से था। मैं जब छोटी थी तो बस मिरर के सामने जाके ना अपने फ़नी मेकअप करती रहती थी। तो फिर कभी कभी मम्मा से डांट भी पड़ती थी इस बात पे। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ना फिर कलर्स अच्छे लगने लगे। तो फिर पापा ने देखा तो फिर उन्होंने एकेडमी ज्वाइन करवा दी। तो फिर वहाँ पे मैं कैनवस पे पेंटिंग वहाँ से मैंने स्टार्ट की और फिर अब मैं यहाँ कितना अर्सा हो गया उस एकेडमी के साथ? मुझे 2 मंथ्स हो गए यहाँ से एकेडमी में। ओके, सो घर में किसी और को भी शौक है पेंटिंग का? घर में मेरी एक आपी है, उनको इतना शौक नहीं है जितना मुझे है। मुझे बस सबसे नॉर्मली होता है ना कि मामा को देख के या बाबा को देख के शौक डेवलप हो रहा होता है, तो आपके पास ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं, मुझे खुद से ही शौक था। फनी मेकअप से कहानी का आगाज़ हुआ और अभी आप कैनवस पर जिस तरीके से पेंटिंग करें, बल्कि हम पेंटिंग्स कुछ दिखा भी रहे हैं। कुछ 2 पेंटिंग्स तो हमारे सेट पे मौजूद हैं, कुछ और भी हैं और कुछ हम काम इनका आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। थोड़ा सा मुझे पहले इसको एक्सप्लेन करें। ये आपने जो बनाया जिसमें घर भी है, समंदर भी है और कश्ती भी है। इसमें ये एक सीनरी टाइप है। इसमें शिप के ऊपर घर बने हुए हैं जिसमें वो ना नेचर पूरी वो हो रही है और उसमें सनसेट भी होने लगा है और नीचे पानी है, सारा शेडो बन रहा है बस। तो आपने शिप पे घर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों सोचा? ये मैंने एक रेफरेंस लिया था, उससे मैंने ये देख के सारी बनाई है। शिप पे काफ़ी घर होते हैं ना कुछ इलाकों में, जैसे शिप पे घर बने हुए होते हैं, वहीं पे बंदे रहते हैं, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को देख के बनाई है। ओके, कभी आप वैसे आपने ट्रैवल किया है, समंदर देखा है? मैं कराची में गई थी तो वहाँ पे देखा था बीच। ओके, अब दूसरी पेंटिंग पे आ जाते हैं। बड़ी ही नेचर स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पेंटिंग। हमारे नॉर्थ ऐसे मनाज़िर से भरे पड़े हैं और इसमें आपने जो कलर्स का इस्तेमाल किया है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ख़ज़ां का भी आ रहा है, ऐसा ही है? जी, ये लैंडस्केप है एक। बिल्कुल लैंडस्केप है। मैं कलर्स से मुतालिक भी जानना चाह रहा था आपसे कि इसमें क्या आपने शो किया, सिर्फ नेचर, पानी, दरख्त या कि कोई मौसम? इसमें तकरीबन विंटर वाली फील है क्योंकि वो स्काई में सारे बादल टाइप और ब्लरी सा ऐसे वो विंटर वाली लुक है इसमें। कितना वक्त लगता है एक पेंटिंग में आपको? मुझे पेंटिंग में शौक कितना वक्त लग जाता है कैनवस मुकम्मल करने में? मुझे वो पेंटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ये दोनों पेंटिंग्स? इन दोनों पेंटिंग्स पे मुझे 2-3 हफ्ते लगे थे। 2-3 हफ्ते लगे थे। कब बनाई थी ये? ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। अच्छा जी, ये मैंने 2 मंथ्स पहले बनाई थी और ये 1 मंथ पहले बनाई है। अच्छा, ये सारा वो काम है जो कि आपने इस एकेडमी में रहते हुए किया है। सो मनाहिल, जब पहले खुद से कर रही थी पेंटिंग और अब जब एकेडमी ज्वाइन की, क्या फ़र्क आया? क्या वो स्ट्रोक्स और बेहतर हो गए? कैसे रिफाइन हुआ काम? मैं जब एकेडमी नहीं जाती थी तब मुझे मतलब
कि कलर्स को मिक्स करना इतना नहीं पता नहीं था कि इन कलर्स को मिक्स करूँगी तो कौन सा बनेगा। और जब एकेडमी ज्वाइन की है तो स्ट्रोक्स बेटर हुए हैं और चीज़ें बनाना ज़्यादा मुझे समझ आई है और कलर्स को मिक्स करके पता लग जाता है, पहले ही पता लग जाता है इनको मिक्स करूँगी तो ये बनेगा, और इसलिए। ओके, क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैं बड़े होके वैसे एज अ पैशन डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और ये पेंटिंग तो एक हॉबी है तो साथ आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ। एज एन आर्टिस्ट भी आप आगे जाना चाहती हैं। रूटीन इजीली मैनेजेबल है कि दिन में एक वक्त आपने निकालना है पेंटिंग्स के लिए भी, ज़ाहिर है स्टडीज़ भी एंड एवरीथिंग? मैं स्कूल जाती हूँ सुबह, फिर स्कूल से आके नाश्ता करके फिर मैं थोड़ी देर स्कूल खेलती से आके हूँ। नाश्ता करती हैं? नहीं, मतलब स्कूल जाके नाश्ता करती हूँ फिर आके ओके, भी खाना ठीक खाती है। हूँ। फिर स्कूल से खाना खाती हैं, फिर स्कूल से आके खाना खाती हूँ, फिर थोड़ा खेलती हूँ, उसके बाद फिर होमवर्क कर लेती हूँ जो होता है, और फिर पेंटिंग। और रोज़ाना वक्त देती हैं पेंटिंग को? जी, तकरीबन रोज़ाना ही पेंटिंग करती हूँ मैं। और एकेडमी की टाइमिंग्स क्या होती हैं? एकेडमी 3 दिन है एक वीक में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे? जी, फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे। अच्छा, ओके, गैप के साथ है। जुम्मा, इतवार और मंगल, आप 3 दिन जाती हैं एकेडमी। और कितनी देर की एकेडमी होती है ये? 1 आवर। कैसा रुझान देख रही हैं वहाँ पे, और स्टूडेंट्स का आना, वहाँ पे सीखना, कैसा माहौल होता है? वहाँ पे फैमिली की तरह सारे होते हैं। वहाँ पे जब पहले हम एक बार गए थे ना तो मैंने देखी थी, फिर मैंने आके घर में गूगल में सर्च किया था उसके बारे में, सारी रिसर्च करके फिर वहाँ पे एडमिशन करवाया। वहाँ पे भी मेरी एज की भी लड़कियाँ होती हैं, मेरी फ्रेंड भी होती है और मुझसे बड़ी एज की भी होती हैं। सब वहाँ मिलके पे- काम कर रहे जी। हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं। कुछ आपका और काम भी है हमारे पास, लेकिन इससे पहले कि हम वो आपको दिखाएं, एक पेंटिंग और भी मेरे पास है यहाँ पे। ये शाम का मंजर है। जी, ये शाम सनसेट हो रहा है। इट्स अ सनसेट, इट्स ब्यूटीफुल। ये कब बनाई थी? ये मैंने कल कंप्लीट की। कल बनाई है? ओह वाओ, इट्स ग्रेट। ब्लैक कलर का इस्तेमाल क्यों किया? जस्ट बिकॉज कि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए? ब्लैक कलर का इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसी सीनरीज होती है ना जिनमें सनसेट वगैरह होता है तो उनमें माउंटेन्स वगैरह और लीव्स वगैरह ब्लैक से ही ज़्यादा बनाते हैं। आपको सनसेट ज़्यादा पसंद है? जी। क्योंकि हम देख रहे हैं इस पेंटिंग में भी थोड़ा सनसेट, बिकॉज हमें गोल्डन उसका एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है नीचे, और उसमें खैर विंटर का ही माहौल है, तो विंटर में तो वैसे ही लगता है कि रोज़ाना ही सनसेट हो रहा है, हर वक्त ही सनसेट हो रहा है, बिकॉज पूरा दिन ऐसे ही कुछ माहौल लग रहा होता है। कुछ और काम भी आपका दिखाते हैं स्क्रीन पर हम, जो मनाहिल ने काम किया है। अपने 2 महीने हुए हैं मनाहिल को जब से उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की है, वो काम कर रही हैं। ये आपको दिखाते हैं जी। कैलीग्राफी भी करती हैं? कैलीग्राफी जी कभी कभी कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कब बनाई थी ये मैंने बनाई थी कुछ दिनों पहले ही बनाई थी। ये मैंने एक वो रेफरेंस लिया था, उसमें बीच और ये सारा था, तो फिर इसलिए ये बनाई। ओके, ये तो सेम है जो हमारे पास है। जी। इज द सेम वन? ये भी ये भी सेम है जो same हमारे पास है, कश्ती पे घर, दिस वन। ये मुझे ना छोटे छोटे जो मिलते थे ना बॉक्स, तो वो मुझे बोरिंग से लगते थे, तो मुझे क्रिएटिविटी भी पसंद है, तो मैं उनके ऊपर पेंटिंग करने लगी थी। ओके, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक पिक्चर सेंड की थी, वो कह रही थी कि मुझे ये ऐसी पेंटिंग बना के दिखाओ। ये तो नहीं, मैं- उस पिक्चर को कॉपी किया फिर आपने? जी। अगेन ये शाम का मंजर है, रात का मंजर है जी। बल्कि। इसमें इसमें फॉल का सीजन है। ओके, ऑटम सीजन है, जब Autumn, पतझड़ का मौसम जी। होता है। अगेन ये शाम रात का मंजर है कुछ, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल आपने इसीलिए किया कि रात में यूं ब्लैक पत्ते भी और दरख्त भी और पहाड़ भी लग रहे होते हैं। अच्छा, ज़ाहिर जब हम एज एन आर्टिस्ट जिस भी आर्टिस्ट से पूछ रहे होते हैं, कुछ इंस्पिरेशंस भी होती हैं। आपको क्या इंस्पायर करता है? नेचर इंस्पायर करती है? क्या इंस्पायर करता है जो आप फिर कैनवस पे उतारती हैं उसको? मैं अपनी कभी कभी नेचर को ले लेती हूँ, जैसे कभी सनसेट और कभी शाम, कभी रात का मंजर बनाती हूँ, और कभी मैं अपनी इमेजिनेशन से जो मैं इमेजिन कर रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ उसको मैं कैनवस पे सबको दिखाऊं कि मैं क्या सोचती हूँ एज एन आर्टिस्ट। सो क्या कैनवस पे जो पेंटिंग होती है ये आपका एक एक्सप्रेशन होता है? कुछ कभी कभी जैसे इसमें कुछ मैंने खुद से सोचा है, जैसे ये क्लाउड्स वगैरह और फिर सनसेट और ये रेजेस, ये कुछ जैसे एक पेंटिंग होती है उसमें मैं खुद से भी इमेजिन करके बनाती हूँ और कुछ रेफरेंस भी होता है। ओके,
किसी आर्टिस्ट का काम जो बहुत पसंद हो आपको, आप देखती हो, ऐसा भी है कोई आर्टिस्ट? मैं दा विंची को देखती हूँ, उसकी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं। एग्जीबिशंस वगैरह में जाती हैं या नहीं मौका अभी मिला? तक नहीं गई। अभी कितनी पेंटिंग्स बना ली हैं? अभी मैंने 2-3 ये हैं और वो 4-5-8-10 पेंटिंग्स बना रही हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी इसी तरह रखेंगे कि बस पेंटिंग्स बनाती रहें आगे? जी। आप ही को भी कुछ कह रही हैं कि ज़रा और बनाओ और सीखो, क्योंकि आप कह रहे हैं ना आप ज़्यादा अच्छा करती हैं। मेरी 2 बहनें हैं, तो मुझे एक बहन है उसको पेंटिंग का शौक है, वो भी मेरे साथ बनाती रहती है कभी कभी। ओके और जो दूसरी बहन है ना मेरी आपी, वो कहती हैं कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। ओके वो मेरी बहन को कहती हैं कि वो मुझे बीट नहीं कर सकती। ओके। अच्छा, ऑयल पेंट ही आप ज़्यादा यूज़ करती जी। हैं? तो क्या लेयरिंग भी करती हैं सॉइल पेंटिंग की आप, या क्या करती हैं? पहले बेस होती है, जैसे इनमें जो 2 घर हैं इनकी पहले बेस थी ब्लैक, प्लेन Okay. ब्लैक। फिर उसके बाद ऊपर 2 दिन लगते हैं सूखने में, फिर उसके बाद डिटेलिंग ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सारी भी ब्लैक ही, इसकी नीचे बेस थी तो ऊपर डिटेलिंग की। तो कैनवस तो वैसे ब्लैक मिलता ही नहीं है ना, वो तो वाइट ही मिलता है। नहीं, ब्लैक पे ऊपर करना पड़ता ब्लैक है। पेंट करना पड़ता है। ब्लैक पेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद लेयरिंग, उसके बाद आपको लगता है कि ब्लैक पे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, चूँकि हम जब भी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, किसी और शॉप पे भी जहाँ पे कैनवस अवेलेबल होते हैं, एक कैनवस सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखती हैं आप? कैनवस सेलेक्ट करते वक्त होता है कि जो कैनवस क्लॉथ होता है ना, वो थोड़ा थिन होना चाहिए, पतला होना Okay. चाहिए, और ज़्यादा उसमें रफ टेक्सचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंट फिर उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे नहीं आते, फिर वो टेक्सचर अजीब सा हो जाता है उसका। ओके, तो स्मूथ हो, जी। प्लेन एंड स्मूथ एंड पतला हो, तो ये उसकी वजह है। और कलर्स की सिलेक्शन, डिफरेंट ब्रांड्स के जो कि आ रहे होते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लेना आपने, लेकिन वैसे बताएं कलर सेलेक्ट करते हुए क्या ख्याल रखती हैं? कलर जो ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें होता है कि थोड़े से मतलब ऑयल अंदर, पेंट्स के अंदर भी ऑयल होता है ना, तो ये ऐसे मेरे पास 2-3 पेंट्स हैं, वो थोड़े थिक हैं, तो ऑयल पेंट्स थिक नहीं होने चाहिए, वो फिर उससे डिटेलिंग नहीं होती। अगर आपको ये सेट पेंट करना पड़े तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा पेंट। ओके, हो जाएगा। मैंने वैसे टास्क दिया उनको, नहीं सेट को तो नहीं छेड़ना, लेकिन हाँ सेट कैनवस पे उतारा जा सकता है। सेट कैनवस पे पेंट करने हैं। ये ज़रा मुश्किल टास्क हो जाएगा मेरा ख्याल है। जी, वॉल की डिटेलिंग और फिर वो बहुत उसमें ज़्यादा हो टाइम जाएगा। लगेगा। बट चलिए मनाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। आप अपना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और हमारा इस सेगमेंट आर्ट एंड द आर्टिस्ट, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम, आप जो कि आर्टिस्ट हैं, अपने अपने डोमेन में काम कर रहे होते हैं, उनको एक्नॉलेज करें, उनका काम आप तक दिखाएं। अपना फीडबैक इस सेगमेंट से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Crush out. Wanna crush out. Wanna crush out. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर भी हम कह सकते हैं, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। कि जब हम इनके बारे में देख रहे थे कि वकील हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं, नेज़ाबाजी भी करती हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, रियल एस्टेट कंपनी है इनकी, डेवलपर भी हैं और क्रिप्टो ट्रेडर भी हैं, तो इत्तेफाक ऐसे कि आज मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं इन द शो, वाकई हमें बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटीज़ मिल रही हैं, तो हम उनसे बड़ा कुछ सीख भी रहे होते हैं और आप भी बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं उनसे। आई एम टॉकिंग अबाउट
तूबा सलीम, शी इज विद अस टुडे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं कैसी हूँ? ग्रेट टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तूबा, इतना कुछ, इसमें सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हैं? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो इतना कुछ कर रहे होते हैं। हॉर्स बैक आर्चरी जो है वो मेरा पैशन है। ओके। और लायर एज अ रियल स्टेट में मैं लीगल कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट को देख रही होती हूँ। अपने प्रोजेक्ट्स हैं तो साथ उसको देख रही हूँ। सो रियल स्टेट आपने रखा है कमाने के लिए, और हॉर्स बैक आर्चरी इज योर पैशन एंड यू एंजॉय बिल्कुल। दिस। और ट्रेडिंग जो है वो मैं आर्चरी के जो अखराजात हैं उसको निकालने के लिए यूज। अच्छा, चलिए क्रिप्टो पे भी आ जाते हैं। क्रिप्टो पे चूंकि कुछ अरसे से बात ज़्यादा होना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है क्रिप्टो की तरफ। सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ऑब्वियसली हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिप्टो की तरफ अभी उसको जाना चाहिए। डिजिटल करेंसीज जो हैं पाकिस्तान में पहले नहीं थी, लेकिन अब लोग काफ़ी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जैसे बिलाल बिन साकिब हैं, डिफरेंट लोग जो हैं, यंग जनरेशन जो है वो इसमें आई है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है। किसको नहीं आना चाहिए? और होता है ना कि अच्छा आप थोड़ा सीख कर आए, कुछ लोग होता है कि वो कम सीखे होते हैं, आ जाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह है कि क्रिप्टो में दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि आप उसमें बाय सेल कर रहे होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, जल्दबाज होते हैं, वो नहीं कर सकें, उनको नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें टाइम मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होती है। ठीक है, लेकिन जल्दबाज है तो ना आए, वो ना। ये रातों रात अमीर होने वाले लोग तो बिल्कुल ना आए। थोड़ा सा इसमें आपको बहरहाल सिट बैक एंड रिलैक्स वाला फिनोमेना रखना पड़ेगा। ऑल राइट जी, हॉर्स बैक आर्चरी, नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये गालिबन अभी रिसेंटली हमने देखा है, कुछ स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं देखी थी हमने। नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग हुई है। और वी आर 4 गर्ल्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल्स भी हैं हम लोग। और पहले जो है ये कजाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, सऊदी अरेबिया में इसकी ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम क्योंकि नेज़ाबाज खातून बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में जो कि नेज़ाबाजी कर रही हैं, लेकिन तीरंदाज नहीं थे। मैं तो कहूँगा नेज़ाबाजी भी कम कर रही हैं। और उसमें भी जो आपने बात की हॉर्स बैक आर्चरी, तो आपने खुद बता दिया सिर्फ 4 हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। बिल्कुल ऐसे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिस वक्त स्क्रीन पर, और ये बड़ा फ्लेक्स किया आपने वैसे इस पिक्चर में, बट दैट्स वेरी नाइस वन। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं कि ये घुड़सवारी का शौक ज़रा है, वो तो पहला स्टेप हो गया, बिकॉज घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, वो सब चीज़ें करते करते फिर आप हॉर्स बैक आर्चरी की तरफ आई थी। अगेन जबरदस्त पिक्चर है ये। घुड़सवारी का शौक कैसे पैदा हुआ? मेरे 4 फादर्स से ये चीज़ चलती आ रही है। जेडे मेरे बाबा थे, मेरे भाई हैं, वो नेज़ाबाजी करते हैं। तो वहाँ से मुझे शौक था। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मुझे हुआ कि ख़वातीन इसमें पहले कर रही हैं नेज़ाबाजी, तो मुझे कोई ऐसी गेम सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ख़वातीन नहीं है। तो फिर मैंने सर्च किया, पाकिस्तान फर्स्ट का टाइटल लेना है मैंने किसी जगह पे। यस। तो फिर मैंने इसमें सर्च किया तो मुझे लगा कि हॉर्स बैक आर्चरी में कोई फीमेल नहीं है। देन मैंने इसकी ट्रेनिंग ली लाहौर से। उमर सलीम साहब थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और देन फिर जो है वहाँ से मेरा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। कभी गिरी हैं घोड़े से? यस, ऑब्वियसली 3-4 दफा मैं गिरी हूँ घोड़े से। हाँ जी। Okay. अरेबिक घोड़े जो है वो थोड़ी मस्ती ज़्यादा करते हैं, तो अरेबिक से मैं गिरी थी। ओके, गिरी थी। सो चूंकि आपने खुद बताया कि 4 फादर से ही चलता आ रहा है, तो इट्स इन योर ब्लड एक्चुअली, तो आप कह रहे हैं, बट स्टिल घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है या खानदान में जो कहता है तू मत करो ये। हाँ, ऑब्वियसली। वो कौन? मेरी मामा। सो मामा को कैसे मनाती है? बस मामा मान जाती हैं। जब मैं कर लेती हूँ तो फिर उनको बताती हूँ कि मैं कर रही हूँ। सो आप जिद्दी हैं? नहीं, जिद्दी नहीं है। नहीं, लेकिन मामा को मना लेती हैं मुझे करना है ये। सो इवेंट्स अब होना शुरू हुए हैं कुछ हॉर्स बैक आर्चरी के? हाँ जी, अभी रिसेंटली हुआ था इवेंट, और अभी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसा अपकमिंग इवेंट आ रहे हैं इंटरनेशनली? हाँ जी, होंगे इंटरनेशनल। आप उसकी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होने चाहिए एक हॉर्स राइडर में टू बी अ गुड हॉर्स बैक आर्चर? हॉर्स बैक आर्चरी जो है वो एक टेक्निकल गेम है। ठीक है। इसमें यह है कि आप जब हॉर्स पे अपने टारगेट को फोकस करते हैं तो आप हॉर्स की रेंज जो है उसको नहीं पकड़ते। बाकी जितनी भी गेम्स हैं, नेज़ाबाजी है, पोलो है, उसमें आपने एक हाथ से पकड़ना होता है। इसमें आपने अब देखे मेरी पिक्चर्स में देखा होगा, हम देख रहे पिक्चर में देखें, वो आप घोड़े के ऊपर है और आपके दोनों हाथ जो है वो आपने वो आर्चरी करनी है, तो घोड़ा कौन कंट्रोल कर रहा है? फिर बैलेंस करना होता है अपनी अपनी लेग से।
अच्छा, घोड़े जो का सब- कंट्रोल आपने टांगों से किया हुआ हाँ है? जी, टांगों से की ओह। है। और ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो डिफरेंट बनाती है बाकी Yes. गेम से। इसमें तो इसमें हम गिरने का खदशा बहुत ज्यादा है। हाँ जी, इसमें हम डिसिप्लिन सीखते हैं, बैलेंस सीखते हैं, फोकस सीखते हैं, जो कि मेरी रियल स्टेट में और ट्रेडिंग में मुझे बहुत हेल्प करता है। अब समझ आइए, मुझे आपने पूरा ना एक प्लान बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी को लेके। अच्छा, Yes. मुझे ये करना है, ठीक है, हॉबी तो है, पैशन तो है, इससे मैं ये अचीव कर लूँगी और उस अचीवमेंट से मैं यहाँ पे फ़ायदा हासिल कर लूँगी, एंड देन फोकस एंड एवरीथिंग, उससे आपका फ़ायदा हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो दैट्स ग्रेट जी। हॉर्स बैक आर्चरी इज समथिंग न्यू इन पाकिस्तान, जो कि आप समेत 3 और लड़कियां जिन्होंने ये सीखी और वो कर रही हैं। रिलेवेशन हो कि बाकी लड़कियां भी इस तरफ आएँ जो कि आना चाहती हैं, और पहले उनको लगता था कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अभी आप कह रहे हैं सिखा भी रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं, एंड देन इंटरनेशनल इवेंट्स आर कमिंग अप एज वेल। कमिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि रियल एस्टेट कंपनी आपकी है और आप हाई राइजेस की तरफ आपका रुझान है। हाई राइजिंग फार्म हाउसेज ओके, दोनों चीज़ें करें। अच्छा, यहाँ पर भी हमने खवातीन कम देखी हैं बट स्टिल कम है। बहुत कम है, क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा है रियल स्टेट का कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मेल डोमिनेंस Yes. है, और डीलर्स वो उस जिसकी वजह से खवातीन यहाँ आना पसंद नहीं करती। लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है, बहुत रूल्स बने हैं इसमें रियल स्टेट में, अब जिसकी थोड़ा वजह से perception बहुत सी भी change हो खवातीन रही है जा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे ही है, अब तो हम देखते हैं एट की पोजीशंस भी हमें नजर आती हैं खवातीन। बिल्कुल ऐसे ही। क्या आज भी वो ट्रस्ट डेफिसिट है क्लाइंट का कि अच्छा किसी खातून से बात करना या किसी मेल रियलिटर से बात करना, क्या स्टिल आपको कभी फील होता है कि क्लाइंट से बात करते हुए? नहीं, अब नहीं फील होता। अब नहीं होता, बिकॉज नहीं यू हैव होता। डन सो मच माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज ये फील होता था, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। अब नहीं होता। क्यों? सो रियल स्टेट को लेकर या आपने इस बिजनेस को लेकर आपकी क्या फिलॉसफी है? हर बंदे की वर्क फिलॉसफी होती है ना, व्हाट्स योर वर्क फिलॉसफी? रियल स्टेट से रिलेटेड मेरी ये फ़िलासफ़ी है कि हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो होते हैं वो अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो पाकिस्तान में पहले सिस्टम था, फाइल सिस्टम था, तो हम फर्स्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को लेके आए हैं। आपने रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ जाना है ओके। और फाइल से हटना है। क्योंकि नॉर्मली सुबह सोसाइटीज़ में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता, वो फाइल सिस्टम ही चल रहा है अभी तक। और ये दुरुस्त आपने कहा कि कुछ लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ बिल्कुल ऐसे। फाइलों को लेकर, तो इस अंदाज से भी हो कि जैसे ही कोई लॉन्च हो रहा होता है प्रोजेक्ट और स्पेशली कोई फेज़ या उसका कोई एक एरिया सेक्टर, सो इतनी लैंड नहीं होती जितनी फाइल्स सेल हो जाती हैं, ओवर सेलिंग हो जाती है, और बाद में फिर आपको मालूम होता है कि आपकी तो फाइल किसी काम की नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो लैंड, या कोई और इशू हो जाता है। प्लस इसमें ये अच्छी बात है कुछ टाइम से कि लोगों में अवेयरनेस आई है एनओसी को लेकर कि अच्छा एनओसी वाला प्रोजेक्ट हो, लोग थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी कर लेते हैं। सो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करे वो उसके पैसा ना डूबे, बिकॉज हार्ड अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारा फाइल सिस्टम है, अगर अभी आपने देखा हो तो रियल स्टेट काफ़ी डाउन गया है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद, और आज हम बात करेंगे पत्थरों से मुतालिक। मैं पत्थर दिल इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं संग दिल इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं जेम्स की बात कर रहा हूँ, पत्थरों की बात कर रहा हूँ। आज पत्थरों के माहिर जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद तैयब अली। उन्होंने जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से वो क्वालिफाइड हैं, पाकिस्तान में उनका अपना एक इदारा भी है, इसके साथ साथ वो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 17 से ज़ायद बैनुल अक़वामी नुमाइश में शिरकत कर चुके हैं और 118 ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर चुके हैं। ही वॉज ए कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन वो इस तरफ आ गए। अब ये क्यों आ गए ये हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि शौक था लेकिन अब वो प्रोफेशन बन चुका है। सैयद तैयब अली इज़ विद अस, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ग्रेट टू हैव यू। जज़ाकल्लाह। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से दिस जेम थिंग, व्हाई इज दैट सो? एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा शौक था, और Okay. दूसरा ये कि एक इसमें एक पूरी यानी कि डिफरेंट दुनिया आबाद है, Okay. और बहुत वास्ट फील्ड है। एक शुरू से एक जिस तरह कलर्स का है, कलर्स के आपको एक डिफरेंट वो आपको एक मिसमराइजिंग किस्म की और एक वो बड़ी डिफरेंट एक यानी कि एक एंटीक किस्म की वो देता है। Okay. और फिर ये कि इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। जो ठीक है। स्टोन्स हैं जब आप इनको पहनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट करती हैं, तो एक
टोटली यानी कि फील्ड बिल्कुल हट के थी। हटके है। तो उस वजह से काफ़ी यानी कि मुझे इसका था इसको जांचने का, इसको सीखने का। और फिर मैंने इसको, ये जो GIA इंस्टीट्यूट है ये दुनिया का नंबर 1 है, नंबर 2 पे GIS आता है। तो GIA के जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है, लेकिन थाईलैंड से मैंने इसको किया और थाईलैंड में बाकी काफ़ी सारे मुल्कों में इसकी जो है वो ब्रांचेज़ हैं। तो वहाँ से मैंने पूरा ये लैपिड्री, कट पॉलिश, माइनिंग, ये टोटली यानी कि इसको किस तरह हम बनाते हैं स्क्रैच से, जब ये माइनिंग होती है वहाँ से लेके तो ये आपकी फिंगर में या आपके पेंडेंट में या एक रिंग में जाने तक, ब्रेसलेट में जाने तक, ये इसके क्या क्या किन मराहिल से पत्थर गुजरता है। तो वो सारा हमने सीखा और उसको ख़ुद भी तराश खराश हम लोग ख़ुद भी करते हैं। तो बहरहाल एक यानी कि बहुत एक एंटीक और यूनिक किस्म की जो है ये फील्ड है। कितना अर्सा हो गया आपको इसके साथ? सर इनडायरेक्टली तो मुझे तकरीबन मैं फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ ये 2001 से, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो है, क्योंकि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जॉब भी करता रहा हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो मैं 2013 से जो है फुल टाइम इस काम में हूँ। ओके अच्छा, वो जो आपने बात की ना कि पत्थर का आपकी पर्सनैलिटी पे एक असर, ज़ाहिर है इस बारे में बहुत से लोग बता भी रहे होते हैं कि हर पत्थर आपके लिए नहीं होता। इसी तरह कुछ पत्थर होते हैं जो कि आप कहने तो पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज आता है, कुछ पत्थर भारी हो जाते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह। आपने कौन सा पत्थर पहना है? मैंने एगेट पहना हुआ है, ये इसे अकीक कहते हैं। पत्थर कहाँ से मिला था आपको? देखिए ये क्योंकि हमारी फील्ड है तो उसमें ये होता है कि आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत कीमती होगा बिकॉज ये हाँ जी, इसी तरह ये एक डील थी हमारी एक पार्टी के साथ, तो उसमें ना कुछ उनको पेमेंट उनके पास कम थी। तो उन्होंने मुझे कहा, फैसलाबाद से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ये हमारी कलेक्शन देख लें। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे कलेक्शन नहीं देखनी। तो उन्होंने जब अपना बॉक्स खोला तो उसमें एक अल्लाह वाली थी और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, वो भी अकीक था नेचुरली। वो मेरे क्लाइंट हैं, वो मुझसे ज़बरदस्ती उतार के ले गए। हालांकि वो आपको पता है कि इन चीज़ों की कीमत तो नहीं होती। और ये है कि जिस तरह आपकी अपनी फील्ड है, हर बंदे की एक फील्ड होती है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है हम वो चीज़ यूज़ करें जो जब अगला हमारे से हाथ मिलाता है तो फिर वो हाथ नहीं छोड़ता। तो बस इसी वजह से, इस शौक की वजह से जो है ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ें जो है वो रखने का शौक था। ओके तो ये इस अकीक के अलावा और कौन सा यूनिक पत्थर आपके पास है जो कि आप कहते हैं कि ये मैं नहीं दूंगा? देखिए मोस्टली जो अगर आप देखें ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5 ऐसे पत्थर हैं जो हर कोई पहन सकता है, जिसमें अकीक है, फिरोज़ा है, दुरे नजफ़ है, मोए नजफ़ है और मरजान है। इसमें मरजान का जिक्र कुरान करीम में भी है, याकूत का है, मोंगा का है जिसे मोती कहते हैं। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक जो मरजान है जिसे कोरल कहते हैं, रेड कोरल भी आता है, वाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है। बहुत सारा हमारे जो 90% लोग हैं उनको यही पता है कि सिर्फ रेड कोरल, इनके सुर्ख मरजान होता है। तो ये आपकी जो ब्लैक मैजिक होता है या किसी किस्म की भी नेगेटिव जो आप पे इफ़ेक्ट करती है कोई चीज़, उसको रिपेल करता है। नज़र को भी नज़र बद के लिए बेस्ट है ये। तो उस पे ये होता है कि जब रिपेल करता है, तो यहाँ तक हमने अपने बुज़ुर्गों से पढ़ा भी है, सुना भी है कि जी ये जब रिपेल करता है तो जिसने आप पे कोई बद असरात या उस नीयत से कुछ किया होता है तो उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इसका। अच्छा। और हम लोग यानी कि मैं अब आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को हम लोग स्टोन रेफर भी करते हैं, स्टोन बताते भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट। जिस तरह आपने कहा कि कुछ स्टोन्स भारी होते हैं, तो ये 5 तो ऐसे स्टोन्स हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है। अब अकीक में 361 टाइप्स हैं, अकीक पत्थर में 361 इकसाम है। फिरोजे में रंगों के हिसाब से है, पैटर्न के हिसाब से है, उसमें हर तरह की आती है, रंग भी है, पैटर्न भी है, उसमें फिर ओरिजिन वाइज भी है, लाइक यमनी अकीक है, सुलेमानी है, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है वहाँ से बहुत अच्छा पत्थर निकलता है। वहाँ पर एक कोई दलील के नाम से एक पहाड़ है, वहाँ से पत्थर आता है। मेरे पास उसके कुछ सैंपल्स मौजूद हैं और फिर हम इसको कटिंग पॉलिशिंग करते हैं। हर स्टोन की एक हार्डनेस होती है, यानी कि जब आप इसको स्पेसिफिकली देखते हैं, हार्डनेस, ग्रेविटी और इसका जो यानी कि कलर वेरिएशन होती है, उस चीज़ पे ये पत्थर जांचा जाता है। जो आपके क्रिस्टल जेम्स होते हैं, लाइक सफ़ायर हो गया, जिसका नीलम है, याकूत जिसे रूबी कहते हैं, एमरल्ड है जिसे ज़मुर्द कहते हैं, ये 4 C's पे बेस करते हैं। ठीक है। 4 C's स्टैंड्स फॉर कट, कैरेट, कलर और क्लैरिटी। ठीक है। ये जितनी इनमें नुमायाँ होगी उतनी इनकी कीमत ज़्यादा होगी। इवन के हमारा कश्मीर, बाटाकुंडी वैली, ठीक है, वहाँ से फिर आपका अस्तोर, स्कर्दू, ये यहाँ से जो स्टोन्स निकलते हैं, ये इन यानी कि आप ये समझें कि मिलियंस रुपीस के हैं। ये छोटी फिंगर के नेल जितना रूबी। अक्टूबर लास्ट ईयर में एक हमारी डील हुई थी, तो 6 कैरेट का यानी कि 1.20 ग्राम वेट उसका पत्थर का 48 लाख पाकिस्तानी रुपीस में सेल हुआ था। और स्कर्दू का था ये बाटाकुंडी वैली, बाटाकुंडी से था। अच्छा। इसके अलावा मोज़म्बिक का रूबी बहुत अच्छा है, यानी कि ये ओरिजिन बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आपका ये जम्मू साइड है, यहाँ का नीलम बहुत अच्छा है।
और ये यानी कि बहुत ज़्यादा अगर सिर्फ इसी पे तवज्जो दी जाए ना, सिर्फ ये स्टोन्स पे और ये मिनरल्स पे, तो आप अपना पूरा कर्जा उतार सकते हैं। सो मिनरल्स एंड माइंस पे तो फोकस हम करें, बट आई थिंक उसमें इशू ये आता है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव हम लैक कर रहे होते हैं और दैट्स वाई हम रिलाई कर रहे होते हैं। देखिए उसमें ये है कि सबसे पहले ना आप भी जब भी कहीं, अब मैं ये यूईटी जो पिशावर है इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो है जो वहाँ के एचओडी रहे हैं वो हमारे उस्तादों में से हैं। वो माइन इंजीनियर हैं, उन्होंने यूके से सारा वो किया और फिर आए, वो अभी पाकिस्तान में भी बहुत कम रहते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो कटिंग पॉलिशिंग का ही मटेरियल नहीं है और प्रॉपर वे नहीं है। यहाँ पर अभी तक जो माइनिंग होती है वो डायनामाइट के थ्रू होती है, जिससे ज़ाया हो जाता है। 80% स्टोन उसमें ज़ाया होता है। 80% कोई जाके 2 किलोमीटर दूर गिरता है, कोई 300 मीटर दूर गिरता है। इनकी एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मुझे ये याद आया तो मैं आपसे वाकया शेयर करता हूँ। इनकी कीमत कितनी ये कीमती है, कटलंग इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ से पिंक टोपाज निकलता है। ठीक है। तो मेरे क्लाइंट थे, उनकी मुझे कॉल आई कि मुझे ना फिंगर का तीसरा हिस्सा रफ स्टोन जो है रोड से मिला है। अब वो कहाँ पर किसी ने वो किया होगा, उसको उड़ाया होगा डायनामाइट से। तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू क्या है? मैंने कहा जी वैल्यू यूँ तो नहीं असेस हो सकती, उसको देखा जा सकता है। उनके पास वो बटनों वाला मोबाइल था, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था। तो खैर वो आए पिंडी, यहाँ पर आए, हमने उसका लैब टेस्ट होता है इनका बाकायदा, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि ये सिंथेटिक है, नेचुरल है, हीटेड है, ट्रीटेड है, इसके साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं गई, जिस तरह ये इस पर अल्लाह लिखा हुआ है, लेज़र के थ्रू तो नहीं लिखा हुआ। वो पूरा एक प्रॉपर इसके साथ एक बुकलेट या आप समझ लें कार्ड बनता है। तो उसमें जब हमने उसको वेरीफाई किया तो उस स्टोन की लोकल मार्केट में कीमत 25 लाख रुपए लगी। वो इतना सा जस्ट आपका 33% ऑफ योर फिंगर, वो एक रफ स्टोन था। फिर जब उसे कटिंग पॉलिशिंग होती है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है, अमेरिकन रीजन में जाता है और वहाँ जाके वो फिर मिलियंस में सेल होता है। तो ये इस पे प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा से अपने टीवी शोज़ में या रेडियो पे जब भी हम लोग आते हैं हम यही बताते हैं कि इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है। सो क्या करें, डायनामाइट से ना करें तो और दूसरी ऑप्शन क्या? देखिए इसकी प्रॉपर मशीन्स होती हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह अब हमने जब जिमालोजी की है, मेरे थाईलैंड में मिस्टर चराचाय मेरे उस्ताद थे, ठीक है, ही वाज अराउंड 84 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उस बंदे की वहाँ पर अपनी फैक्ट्री थी और वो पाकिस्तान के स्टोन्स को, वो आपको जब देखते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग तो जन्नत में रहते हैं जहाँ पर इस कदर पत्थर हैं और इस, क्योंकि उनकी फील्ड है। और फिर एमरल्ड हो गया, ये सवात साइड का, दुनिया में नंबर 1 सवात साइड का एमरल्ड, इसे जमुर्द कहते हैं। फिर पंशेर आता है अफगानिस्तान का और फिर कोलंबिया, जैम्बिया इस ओरिजिन का। लेकिन दुनिया में जो बेस्ट कलर वाइज बहुत खूबसूरत ग्रीन, बहुत खूबसूरत, वो आपका सिर्फ सवात का जमुर्द है। तो माइनिंग पे ही पाबंदी रही है काफ़ी अरसा, अभी भी इसी तरह चल रहा है, प्रॉपर उसका जो है वो अलाउ नहीं करते। फिर जो लीज देते हैं उसमें भी इश्यूज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चित्राल का भी बहुत अच्छा है एमरल्ड, लेकिन वो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। दुनिया में जो बेस्ट है वो एमरल्ड जो है वो सवात का है। सो पाकिस्तान में जो ज़्यादा पत्थर हैं वो या तो नॉर्दर्न साइड पे हैं, यानी सवात, काटलंग, स्कर्दू, या फिर बलूचिस्तान के पहाड़। देखें जहाँ जहाँ पहाड़ है ना, वहाँ अगर इसकी मशीन्स आती हैं वो आपको बताती हैं कि 200 मीटर्स नीचे तक क्या है, वो भी पाकिस्तान में बैन है वो मशीन। अच्छा। या लोग कुछ इलीगली उसको रेंट पे देते हैं पर डे 15,000 20,000 आप ले जाएं, लेकिन वो उसका उस तरह यानी कि नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो वो प्रॉपर, अब जहाँ मैं आपको बताऊँ जो कोयला है, जैसे कोल कहते हैं, कोयला और डायमंड, इसका केमिकल फार्मूला 99.9% सेम है। तो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, चकवाल साइड से, वहाँ आड़ा बिशारत जगह है और कोयले की माइंस हैं। तो मेरे साथ एक दो दफ़ा फॉरनर्स गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें 70% उम्मीद है कि इसके नीचे जो है वो डायमंड मौजूद है। अच्छा। अब ये है कि इसको ब्लैक डायमंड कहते हैं कोयले को, लेकिन ये है कि कोयला जो है उसकी वो प्रॉपर, आपने देखा होगा शायद, वो उसकी माइनिंग बहुत अक्सर वो बैठ जाती है माइन, कई मजदूर नीचे दब जाते हैं। तो प्रॉपर अगर इसके तरीके से किया जाए तो हम इससे इतना ज़र मुबादला कमा सकते हैं कि हमारा ये जो सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, जो आपने अभी कोयले की बात भी की और जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके नीचे डायमंड होगा, देयर आर स्टडीज़ जो कि बताती हैं कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर क्या है। गोल्ड से मुताल्लिक क्या है? तो गोल्ड भी हमारा बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं सवात गया था एक दफ़ा 2014 में, तो वहाँ पर जो ये आपने देखा होगा फिज़ा घाट के सामने जो दरिया है, वहाँ पर लोग जो लेबर छान रहे होते हैं, हाँ वो छान रहे होते हैं, वो रेत में से गोल्ड निकालते हैं और इसके अलावा एमरल्ड निकालते हैं। और वो उस वक्त 500 की वो एक, यानी कि जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में तरामी, या वो एक वो देते थे। और अब उसमें लक है, सम टाइम 500 रुपये की उस तरामी में से आपका 2-3 लाख रुपए का एमरल्ड निकल सकता है। सम टाइम आपका 4-5 जो है वो वेस्ट में चली जाती है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। तो गोल्ड जहाँ जहाँ ये यानी कि पानी आता है, इसके साथ
मुख्तलिफ इस तरह की अकसाम जो है उसकी चीज़ें। अब जिस तरह मरजान पे हम बात कर रहे थे, मरजान का कोई दुनिया में पहाड़ नहीं है। अच्छा, मरजान जो है बेसिकली वो समुद्री जो नबातात हैं या ये समुद्री हयात है उनकी हड्डियों से बनता है। अच्छा, एक फ़िश है वो ख़त्म हो गई, उसकी हड्डी रही 80 साल 90 साल, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है कोरल में, मरजान में। ओके, आपने अक्सर देखा होगा ये जो एक्वेरियम्स आते हैं इसमें आर्टिफिशियल कोरल्स डलते हैं, वो रेड कलर के, उनके अंदर छोटे होल होते हैं, तो वो ये सारे उसी तरह बनते हैं। उसको वो ज़ाहिर करते हैं, उसको एक मिसाल देते हैं कि जी कोरल इस तरह का। तो बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जिस पे फिर इंसान की पर्सनैलिटी पे ये बहुत इफेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो इनकी होती हैं वो हम तो टाइम फ्रेम देते हैं अराउंड 10 to 12 months, ये दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि देखें जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं आपके पास हर तरह का बंदा आता है, हर डिफरेंट एक माइंड सेट के साथ आता है। तो मेरे पास एक खातून आई थी एक दफ़ा ऑफिस में, तो उन्होंने मुझसे टर्कवाइज़ लिया, जैसे फ़िरोज़ा कहते हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी काफ़ी ज़्यादा वो है, तो उन्होंने वो पहना। और जब वो मेरे ऑफिस से नीचे उतरी, फर्स्ट फ्लोर पे था ऑफिस, तो वो कहती हैं बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है फ़िरोज़ा असर कर गया। तो मैंने कहा अम्मा जी इतनी जल्दी तो ज़हर असर नहीं करता जितनी जल्दी फ़िरोज़ा करता है। तो हमारी तरफ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों की तरफ एक कॉन्सेप्ट बने हुए कि जी हम ये पहन लेंगे तो हमें ये हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब टीवी शो किया था 2011 में, तो मुझे लाइव कॉल आई, मैं एक प्राइवेट चैनल पे था, तो उन्होंने कहा जी हमारी औलाद नहीं होती, आप हमें कुछ स्टोन रिकमेंड करें। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने वो ब्रेक ली और वो आए, उन्होंने कहा जी कि आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा एक वो। तो मैंने उन्हें कहा मैं साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है कि किसको वो फॉलो करते हैं। देखें अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जो है वो किसी मकसद के बगैर नहीं बनाई, ठीक है, ये हमारा एक यानी कि बिल्कुल इसमें। और कुरान में एक चीज़ का जिक्र है तो ऑब्वियसली उनकी हदीस में जिक्र है कि ये अबू जहल जा रहा था तो उसके हाथ में कोई चीज़ थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो उसने पूछा कि आप मुझे बताएं मेरे हाथ में क्या है तो मैं आपको नबी मान जाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो तुम्हारे हाथ में है वो बता दें मैं क्या हूँ। उसने कहा मैं अपने ख़ानदान समेत आप पे ईमान लूँगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो जब उन पत्थरों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने झटक के फेंक दिया और कहा नऊज़ बिल्लाह कि आप जादूगर हैं। तो वो यमन का एक बादशाह था हब्श, जो अबू जहल का दोस्त था, वो उसको गिफ्ट करता था। और यमनी अकीक की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा। आप जब पहनते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और इसके अलावा आपको वो बिल्कुल कूल डाउन रखता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन उससे बड़ी अच्छी होती है यमनी अकीक से। और ये जो एक जिमालोजिस्ट है यूरोपियन फ्रैंकफर्ट रूबी, वो ये कहता है कि दुनिया में जो पत्थर हैं उनका बादशाह अकीक है, एगेट, कार्नेलियन, कैल्सिडोनी, इसके डिफरेंट नाम हैं। और पत्थरों में अकीक में जो बादशाह है वो यमनी अकीक है। फिर ये है कि आयमीन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है। और तो वो फ़िरोज़े का जो है इनकी हर स्टोन की एक, इसको जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, तो वो आप 5-7 दिन का कोर्स, 9 दिन का, 21 दिन का कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको फ़र्क फील होता है कि आप बेहतर होना शुरू होते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप 1 डोज़ लें 2 डोज़ लें तो आप कहें जी मेरी खांसी ठीक हो गई है मैं। तो ये चीज़ें भी इसी तरह आपकी बॉडी के साथ तब वो अटैच होती हैं जब इनको थोड़ा टाइम मिलता है। फिर हर स्टोन को पहनने के प्री रेकोजिट्स हैं, कुछ पोस्ट रेकोजिट्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्टोन्स जो हैं ये आपसे पाकी तलब करते हैं, पाक साफ रहना इसकी पहली शर्त है, ठीक है। अकीक पहन के आप वॉशरूम नहीं जा सकते, अकीक आप अगर पाक साफ नहीं आप नहीं पहन सकते, सोते हुए आपको रिमूव करना पड़ता है। फिर इसी तरह इसके मुख्तलिफ हैं, अगर आप पहन के हकूकुल इबाद का ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रखते तो इन स्टोन्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इन स्टोन्स पे जो है वो आपके धब्बे पड़ जाते हैं, स्टोन क्रैक हो जाता है, स्टोन गिर जाता है। अच्छा, तो ये यानी कि ये वो मिसालें हैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं, क्योंकि हम तो सारे स्टोन। और फिर ये कि हर स्टोन के साथ जो है जैसे प्री रेकोजिट्स में कह रहा हूँ, हर स्टोन का एक सदका है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सदका देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई चीज़ पहनते थे तो वो 2 नफल वो पढ़ते थे शुक्राने के कि जी मैंने नई चीज़ पहनी है। तो ये तो एक सुन्नत है, अगर हम उसको ये कहें कि जी आप पत्थरों से रिलेट करें तो ये बिल्कुल गलत है। फिर ये कि हर स्टोन के अगेंस्ट एक अदद निकलता है, जिसे यानी कि इल्मुल एदाद में एक वो अदद निकलता है आपके नाम के अगेंस्ट, तो हम वो रिकमेंड करते हैं। उसके लिए हम कोई आयत या कोई एक अल्लाह का नाम रिकमेंड करते हैं, आपको वो पढ़ना होता है डेली का। तो उससे भी स्टोन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर कोई नेगेटिविटी हो तो वो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। कोई भी स्टोन हो, कोई भी, वो आपका सबसे जो उसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि वो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को लेता है और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं आप लोग कि अच्छा अब ये शख्स है, इसको कौन सा स्टोन सूट करेगा? उसमें क्या सवाल होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है, फिर उसके हिसाब से स्टोन जो है वो सजेस्ट करते हैं? देखिए उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं।
जो बेसिक जो दुनिया में काम करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी है, एक न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है कि सितारों का इल्म है, वो आपसे स्टार पूछेंगे, आप एक्वेरियस हैं, पाइसेस हैं, वो आपको एक स्टोन रिकमेंड कर देंगे। अगर आप इसमें थोड़ा डीप जाते हैं तो उसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है, जो कि 99% बेस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें आपका पूरा नाम, वालदा का नाम और तारीख़ पैदाइश, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसकी बेस पे हम एक अदद निकालते हैं और उस अदद के अगेंस्ट जो है हम वो आपको स्टोन रिकमेंड करते हैं। अब देखें, शुएब नाम है या अली नाम है या तैयब नाम है, इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, तो हर बंदा एक्वेरियस भी होंगे, बहुत सारे, मेरा स्टार एक्वेरियस है, तो इसी तरह ज़रूरी नहीं कि उन सब की आदात वही हों जो मेरी हैं। लेकिन जब आप इतना डीप स्टडी करके उनको न्यूमेरिकली एक स्टोन रिकमेंड करते हैं तो वो स्टोन उनकी बॉडी के साथ वो यानी कि उसकी एक केमिस्ट्री भी बनती है और वो प्रॉपर्टीज़ में उनको इफ़ेक्टिवनेस भी देता है। ये जो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि हम लोग टाइम फ्रेम देते हैं, उस टाइम फ्रेम में आपको खुद फील होता है। 10 से 12 मंथ का हम टाइम फ्रेम देते हैं। सम टाइम आफ्टर 4 वीक्स हमें लोग बताना शुरू कर देते हैं कि जी तबीयत भारी रहती थी, तबीयत थोड़ी लाइट रहना शुरू होगी। मैंने असल में जो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ या तो उलमा आते हैं टीवी शोज़ में और या फिर डॉक्टर्स, क्योंकि देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी बहुत ज़्यादा हैसियत है। और अगर आप इसको देखें मेडिकली कि कौन सी फिंगर में स्टोन पहनेंगे, अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ, इधर पिंडी में कुछ अर्सा पहले एक इंस्टीट्यूट बना था, अभी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हूँ, 6 रोड साइड पे, तो उसमें वहाँ पर चाइनीज़ ने एक जेमियोपैथी के नाम से तरीका इलाज मुतारफ़ कराया था। उसमें यह था जिस तरह होम्योपैथिक है और एलोपैथिक है, इस तरह जेमियोपैथिक। यस, तो वो उसमें डॉक्टर्स आपको क्रॉनिक डिजीज तक के जो हैं इलाज वो पत्थरों से करते थे, वार्म लाइट देते थे। जेड एक पत्थर आता है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये मास्टर हीलर है, जेड और क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हमारा पाकिस्तान भरा हुआ है क्वार्ट्स से। रशकई जितनी ये जो मोटरवे बनी है जिस जगह पे, वहाँ सारा रशकई में यही पत्थर था। चाइनीज़ इंजीनियर मेरे साथ वहाँ पर जाते रहे, वो कहते हैं हम यहाँ से बोरियाँ भर भर के ले जाते रहे। आप लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। इसको एशियन डायमंड कहा जाता है क्वार्ट्स को। फिर ये आप मुनाल से थोड़ा ऊपर चले जाएं जहाँ से KPK की हदूद शुरू होती है, वहाँ पर भी ये सारा जो है अभी तक ये डायनामाइट के थ्रू जो है इसको वो एक्सप्लोर किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है। उसमें 80% जो है स्टोन ज़ाया होता है। तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वो बिल्कुल आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टोन जो है इंसान की बॉडी के साथ इसकी जब ये एक वो मिल जाती है ना केमिस्ट्री, तो आप यकीन करें मेरे कई क्लाइंट्स हैं और हम खुद भी, अगर हम रिंग उतारी हो जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, जिस टाइम पे हम पहनते हैं, तो हमें लगता है कि कोई चीज़ गुमी हुई है। ओके। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज आपके साथ जब मैच कर जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है आपको फ़र्क महसूस पॉजिटिविटी मिलती है। लास्टली, किसी भी पत्थर को जांचने का तरीका क्या लैब ही होता है? क्योंकि नॉर्मली हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, किसी जगह जाते हैं, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, किसी शॉप पे रुकते हैं, आपको मालूम होता है कि ये पत्थर है, कुछ लिखा भी होता है इसके साथ जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जनरली क्या आसान होता है किसी के लिए समझना उस पत्थर को? देखिए, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम वर्कशॉप में मैकेनिक के पास जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। इसी तरह जो स्टोन्स हैं उसको आप तजर्बे की बुनियाद पे देख तो सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं फ़िरोज़े को आप आग में फेंकें तो आग बुझ जाती है, यानी कि ये एक मिथ्स हैं। ठीक है, इस पर कोई, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी आप अगर उसको हाथ में लेके रिंग पहनी हो तो आप शेव करें, बाल नहीं कटते। तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज से या उसका कोई इस तरह का वो नहीं है। लेकिन ये है कि जो बेस्ट इसका हल है वो तो यही है कि आपको लैब करवानी पड़ती है। लैब इसका जिस तरह आपको खुदा न खास्ता या किसी को भी, मुझे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको पहले लैब टेस्ट देता है, ब्लड CP करवाएं, डायग्नोसिस जरूरी है, वो मस्ट है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये जो है, बाकी ये है कि कुछ चीज़ें हैं, मसलन जो नेचुरल जैम होता है उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते। ठीक है, उसकी हार्डनेस इतनी होती है कि अगर आप उसको ज़मीन पे रगड़ेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। तो एक जिसे आप कहते हैं एक ले मैन के लिए एक है चीज़, लेकिन ज़ाहिर है जब आप कहीं से ले रहे होते हैं तो आप उसको रगड़ के तो नहीं देखेंगे। आजकल तो क्योंकि पाकिस्तान में ऑथेंटिक लैब्स भी जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इसके लिए इसके 4 टेस्ट होते हैं बेसिकली जो लैब में भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, डिफरेंट मशीन्स हैं उस पर इसको टेस्ट किया जाता है। हमारी तरफ जो है जो ज़्यादातर लैब्स हैं, एक तो वो जिमालोजिस्ट प्रॉपर जो है वो यानी कि ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो वो डिप्लोमा किया, कहीं से 2 महीने का कोर्स किया, तो वो लैब्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो आपको लिख के दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास चीज़ आती है तो हम कहते हैं ये जेन्युइन नहीं है, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो सर्टिफिकेट है। तो फिर हम उनको लैब का बताते हैं कि ये जो 2-3 लैब्स हैं आप इनसे इसको वेरीफाई करवाएं और फिर आपको पता चलेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक इदारा था, पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी, मैंने उनके साथ एग्जीबिशंस भी किए, हांगकॉन्ग की, चाइना की, थाईलैंड की, वो बहुत काम कर रहा था। कराची में भी उनका ऑफिस था, पेशावर में, पेशावर का तो बंद हो गया, तो वहाँ पर उनकी लैब बहुत अच्छी थी, उनका बाकायदा पूरा साथ कार्ड
कार्ड था, जिस तरह आपका ये वेडिंग कार्ड होता है शादी का, उस तरह वो प्रॉपर उसका इन्वेलप था और वो उस पर एक एक चीज़ मेंशन होती थी और इंटरनेशनली भी वो रिकग्नाइज था, क्योंकि जो मेरे बाहर के कस्टमर्स हैं हम उनको यहाँ से सर्टिफिकेट्स करवा के भेजते रहे हैं। तो अब जो है वो प्राइवेट लैब ज़्यादा हैं, पेशावर में हैं, कराची में हैं, लाहौर आप में। सजेस्ट करते हैं ऑथेंटिक लैब से आप टेस्ट करें तो फिर मालूम हो जाता फिर है, पता चल जाता है कि आपको। और ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले आप वाकई जो आपने कहा ना एस्ट्रोलॉजी भी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप चेक करें कि आपको कौन सा पत्थर सूट करेगा, देन उसके प्री रेक्विजिट्स भी हैं, पोस्ट रेक्विजिट्स भी हैं, उसको फॉलो करके आप अगर पत्थर पहन रहे हैं तो उसका वाकई इंपैक्ट आपको महसूस होता है। तैयब साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Wanna crush out? Wanna crush out? Wanna crush out? एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। Crush out. Wanna crush out. Wanna crush out. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, आप शायरा हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, गीतकार हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर एंड व्हाट नॉट। ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान के शहर सियालकोट से। रहती हैं फ्रांस में पिछले 27 सालों से।
14 किताबें माशाल्लाह जिनकी मुसन्निफ़ा हैं, जिसमें 7 शेरी मजमूए हैं, 4 नावल हैं और 3 अफसानी मजमूए हैं। यूरोप से ये पहली पाकिस्तानी लिखारी हैं जिन्होंने एक ऐसा अफसानी मजमूआ लिखा है जो कि हकीकी कहानियों पर मुश्तमिल है। फसाना दिल बड़ा मुख्तसर। फ्रांस पाक इंटरनेशनल राइटर्स फोरम की बानी और सदर भी हैं, जो कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए एक ज़बरदस्त तंजीम है वहाँ पर, जो कि काम कर रही है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कॉलम निगार भी हैं, तो नवा वक्त में लिखती भी हैं और ज़बरदस्त काम जिस तरह तरीके से कर रही हैं। तो आज हमारी मेहमान भी हैं और एक जो इनका नावल है मलकानी, तो शी इज़ द फर्स्ट वन फ्रॉम यूरोप जिनके इस नावल पर कोई ड्रामा बनाया पाकिस्तान टेलीविज़न ने, मलकानी, और बहुत सराहा गया है इस ड्रामे को माशाल्लाह। शाज मलिक से आपकी मुलाकात कराते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कितना फ्रीक्वेंट विजिट होता है पाकिस्तान? यही कोई 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल में 1-2 चक्कर लगते रहते हैं। सो क्या फ्रांस में रहने से उसका एक इम्प्रेशन आया आपकी तहरीरों में, आपके काम पे? जी है, ये नेचुरली है, जहाँ पे इंसान रहता है उसका एनवायरनमेंट होता है, वो इम्पैक्ट डालता है। अब चूँकि आप बहुत कुछ कर रही हैं, नॉवल एंड देन शायरी भी एंड देन ड्रामा भी एंड अफसाना एंड एवरीथिंग, ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं? मैं शायरी को एंजॉय करती हैं। फेवरेट शायर आपका कौन है? मेरा वसी शाह है, फरत अब्बास शाह है और नसीम शेख साहब। ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ा मलकानी पे आ जाते हैं क्योंकि अभी रिसेंट रहा है ये ड्रामा, ज़बरदस्त, इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा किया गया। ये ख्याल कैसे आया, अच्छा मलकानी और इस पे लिखना है? इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था, तो लेकिन फिर मैंने इस पे तहकीक भी की देही इलाकों में ख़वातीन के साथ, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो है वो ख़वातीन के हवाले से लिखती हूँ। मेरी जो तहरीरें हैं, चाहे वो शायरी है, अफसाने हैं या नावल्स हैं, तो वो सारे तकरीबन पे ख़वातीन पे बेस्ड हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि जो हमारे देही इलाकों के ताकतवर घराने हैं, वहाँ पे औरत की कैसे तरबियत की जाती है, कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ पे उसको भाई या बाप की शक्ल में उसको कहाँ पे ताकतवर बनाया जाता है। तो मलकानी इन्हीं ख़यालात पे उसकी ताकत, उसकी नरमी, और मेरा ख्याल है कि मैं समझती हूँ कि औरत इज़ द जो वुमेन इज़ द बेस्ट प्लानर। औरत बेहतरीन जंग भी प्लान कर सकती है, जंग करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है। जी, बिल्कुल। क्या चौधरियों और मलकों को अपने असल खानदानी जवाहिर भूल गए? पहली शादी तुम्हारी मापारा से ही होगी। सारी बातें वक्त से पहले भांप लेती हूँ। घूम नहीं झूम होता है वैसे। ओके, और जो उसके बाद जो पजीराई मिली मलकानी से, उसने कितना आपको खुश किया? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़ाहिर है अपनी एक तहरीर को देख के खुशी होती है कि आपकी तहरीर जब ऑन द स्क्रीन आए, उसको एक्ट किया जाए, तो ये एक राइटर के लिए बड़ी बहुत मुसर्रत होती है, मुसर्रत मौका था मेरे लिए। जी देखिए, राइटर हैं शाज मलिक, प्रोड्यूसर हैं सोनिया इरशाद साहिबा, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। जी बहुत। और फिर हमारे सारे एक्टर्स भी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। ख़ास तौर पे जो उनके फादर ने, मलकानी ने, उनकी जो तरबियत कर रहे हैं फादर का, तो वो रोल बहुत ज़बरदस्त, यानी उनके रोल में, उनकी शख्सियत में वो बात आई जो नावल में थी, जो वो अपनी बेटी मलकानी मापारा मलिक की वो जो तरबियत करते हैं, वो बिल्कुल उन्होंने उसके बिल्कुल सेम किया। उससे मुझे बहुत खुशी हुई, उनका वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ज़बरदस्त। ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में आना चाहिए या कि एजुकेशन के और किसी एक इशू को हाईलाइट करने के, या समटाइम्स सब्जेक्टिव भी होते हैं? सो आपकी इसमें क्या राय है? एंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन साथ साथ में तरबियत। हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए और साथ उनका हल भी पेश किया जाए, ताकि जो है हमारी जो नस्ल, जो लोग ड्रामा देखते हैं, ज़ाहिर है
वो उसमें एक पॉजिटिव असर लें। बिल्कुल मेरा हमेशा ये तासुर रहा है कि आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव अंदाज में पेश करें। जैसे मलकानी में उनके फादर कहते हैं कि दुश्मन को हुस्न सलूक की तलवार से उनका सर कलम कर, यानी दुश्मनी का सर कलम कर दें। तो हुस्न सलूक तो हमारे मज़हब में है, हुस्न इखलाक तो हमारे मज़हब में जो इस्लाम फैला, हमारा दीन, वो इखलाक के ज़ोर पे बेशक ऐसी है, वो तलवार के ज़ोर पर नहीं है। तलवार के ज़ोर पे नहीं। वेरी ट्रू। अच्छा, ये कितना अच्छा चेंज नज़र आया आपको पिछले चंद सालों में, जब हमने देखा कि बहुत से सेंसिटिव इश्यूज जिन पर पहले बात नहीं होती थी, अब उस पर ड्रामे भी बनते हैं, वो चाहे चाइल्ड अब्यूज़ हो, बच्चों की तालीम हो, कम उम्र की शादी हो, बहुत से और ऐसे इश्यूज थे। तो अब अच्छा लगता है कि उस पर ड्रामे बन रहे हैं, उस पर बात हो रही है, चीज़ें सेंसिटाइज। ड्रामा इज आई थिंक वन ऑफ द परफेक्ट मीडियम जो कि सेंसिटाइज करता है। बेशक बेशक ऐसा ही। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे पीटीवी चैनल्स भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट चैनल की अपनी एक वैल्यू और अपनी एक जिम्मेदारी है, तो ये मुझे लगता है कि आसान तरीके से माशाल्लाह से निभा रहे हैं जिम्मेदारी ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा स्टेप जो है स्टेट चैनल के ज़रिए हुआ। ये पहला ड्रामा है आपका मलकानी? ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक तो ये मलकानी पे ज़रा ड्रामा हो गया, अब 14 किताबें आपकी हैं जिसमें 7 शेरी मजमू है। तो पहले हम शेरी मजमुओं पर ही आ जाते हैं। कब कौन कौन सा शेरी मजमुआ आपका पब्लिश हुआ? मेरा पहला 2015 में था मेरी शायरी, दिल समंदर तो ज़ात सहरा है, वो उसकी एक शेर की बेस पे मैं ज़्यादातर लेती हूँ। उसके बाद फिर नावल्स, एक नावल एक शेरी मजमुआ साथ साथ मैं लाती रही हूँ। ठीक है। तो मेरा बेसिकली नावल भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और अभी जो फसाना दिल बड़ा मुख्तसर, ये मेरी कह लें कि मेरी जो फ्रांस में जो मेरा सफ़र था, कहीं ट्रेन का सफ़र है, कहीं डॉक्टर्स पे, कहीं, तो वो मैं मुशाहिदा करती रहती। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ें अता की हैं, एक मुशाहिदा और एक मुजाहिदा। तो मुशाहिदा मेरे हिस्से में आया। तो मैं जब सफ़र करती हूँ तो मेरा पूरा फोकस होता है कि मुशाहिदा करूँ। तो फिर मैं वो जो मुशाहिदे से मुझे कहानियाँ मिली, कहीं पे मेरी कोई आपके साथ ट्रेन में, प्लेन में सफ़र करता है, वो आप उसको देख के बात करते हैं, उनके साथ आपको कहानियाँ मिलती रहती। हम सब लोग एक अपने साथ एक कहानी लिए फिरते हैं। सही बात है। तो हमारी अपनी अपनी कहानी होती है। तो जहाँ जहाँ से मुझे वो कहानी मिली मैंने उनको उठा लिया और फिर मैंने उनको लिखा। और उसके बाद ये कि मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया कि मामा ये आपका काम है, हमें मिला है, आप इसको देखें। तो वो फिर मैंने ये किताब अफसाना दिल बड़ा मुख्तसर जो है, ये मेरे सारे सच्ची कहानियों पे बेस्ड अफसाने। ओके, और इसमें सारे आपके मुशाहिदे हैं? जी, मुशाहिदे हैं। कुछ मुझे लोग मिले जिन्होंने हम अपनी कहानी सुनाई, जो मैंने अपने अल्फाज में लिखी, सच्ची कहानियाँ। तो टोटल इसमें जितने अफसाने हैं सब सच्ची कहानियाँ हैं। ओके, तो क्या उनमें भी पोटेंशियल है कि उस पर कोई ड्रामा या कोई जी बिल्कुल बन जाए? ओके, बिल्कुल। ख्वाहिश क्या है अब जैसे मलकानी के बाद अब किस ऐसे मौजू पे जो आपने लिखा है ऑलरेडी आप चाहती हैं कि ड्रामा बने? एक तो मेरा नावल है इश्क और ज़ात। ओके, जहाँ से मुझे तहरीक मिली थी, राइटर्स ने मुझे कहा कि ये इतना अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है और ये इसकी स्टोरी बड़ी यूनिक है, तो आप इसको क्यों नहीं ड्रामा बनाती। जहाँ से मुझे 2018 में पहला ये ख्याल आया, तो फिर मैंने एफर्ट शुरू की। और उसके बाद परदेसी मैंने लिखा एक अफसाना। मैंने अपनी एक शाज़ प्रोडक्शन भी वहाँ पे बनाई है। अच्छा। उसके तहत मैं ये अफसाना जो है डायरेक्ट करूँगी और प्रोड्यूस करूँगी, वहाँ पे खुद करूँगी, शाज़ प्रोडक्शन के तहत। जी, ओके। उस पर मैंने काम शुरू किया हुआ है। ओके, इंशाल्लाह वहीं पे शूटिंग होगी? जी, वहीं। एक्टर्स भी वहीं पे होंगे? जी, वहीं पे लोकल। ओके, दैट्स ग्रेट। पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही आप इसको एक्सप्लोर करेंगी। थोड़ा बताएंगे उस कहानी के मुतालिक? वो है कि वो परदेसी जैसे लोग मेहनत करते हैं, जैसे हम परदेसियों के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि वो जब अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं या वो अपने पैसे भिजवाते हैं या वो अपने पीछे बच्चे बीवी कुछ छोड़ जाते हैं जिन या पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ धोखे होते हैं। तो ये बड़ी कॉमन बात है जो परदेसियों के साथ होती है और धोखे उनको बहुत मिलते हैं, उनके साथ उनको चीट किया जाता है। और ये अफसाना भी उसी पे बेस्ड है कि वो मेहनत करता है, आके अपने भाइयों को बेचता है, वहाँ से उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, वहाँ पे वो फिर एक शौक़ उसको लगता है, वो फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका दोस्त होता है वो साथ, वो फिर जैसे अभी एक कानून पास हुआ है जो हम लोगों के लिए, परदेसियों के लिए, कि हम लोग की जायदाद, हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बना है, वो उसके लिए मैं
हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। अब यकीन मानिए कि वो कई लोगों की डेथ हो जाती शॉक लगने से। तो ये भी एक सच्ची कहानी पे ही मेरा ये अफसाना है, लेकिन ये मेरा पहले आ चुका है रोज़-ए-ज़ीस्त में। ओके। तो ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो ये वो ईफल टावर के पास बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो मैं वहीं पे इसको फिल्माऊंगी इंशाल्लाह। ओके। एक शॉर्ट स्टोरीज के शॉर्ट स्टोरी हो जाएगी। स्टार्ट करूंगी, अभी आगाज इसी से ही करूंगी। ओके, लेकिन जस्ट फॉर अ क्वेश्चन, अगर आपके इस ड्रामे को लेके या किसी और नावल को लेके, क्योंकि होता है ना जब एक राइटर लिख रहा होता है सो उसके माइंड में ज़रूर कोई ना कोई किरदार ऐसे लाजमी आ रहे होते हैं, एक्टर्स आ रहे होते हैं कि अगर ये एक्टर करे ये किरदार तो बखूबी निभाएगा। हमारे पास तो माशाल्लाह पूल ऑफ टैलेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छे किरदार कैरेक्टर्स हैं हमारे, एक्टर्स हैं हमारे पास जो कि कैरेक्टर्स में ढलते हैं तो भूल जाता है कि वो असल में कौन थे। सो ऐसे कोई 2-4 नाम जबकि आपके माइंड में जब चाहते हैं कि आपके ड्रामा में वो एक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर प्ले करें, ये है कि कैरेक्टर किस एज से है। ये भी आपको पता है बड़ा काउंट करता है कि वो यंग है। तो फिर लेकिन अगर वो थोड़ा एजड है तो हिसाब से हमारे बेशुमार नुमान एजाज हैं, और भी हमारे बाबर अली हैं, और ये सारे आसिफ रज़ा मीर हैं, ये सारे जो ओल्ड कैरेक्टर्स में आ सकते हैं, लेकिन मतलब मिडल एज को ये सही कर सकते हैं। तो ये ड्रामा जो परदेसी है ये भी बेसिकली तौर पे एक मिडल एज के लड़के की है। जब वो आता है काफ़ी अर्से वहाँ पे रहता है, फिर वो पेपर्स के हसूल के बाद जब वो वापस जाना चाहता है तो उसको ये कहा जाता है कि अभी वापस ना आए। तो ये स्टोरीज बड़ी आम है, तलख है। I was about to say स्टोरीज बहुत आम है, हमने बहुत ज़्यादा ये बातें सुन रखी हैं, कुछ छोटी स्टोरीज भी देखी हैं, शॉर्ट क्लिप्स भी हमने देखे हैं ऐसे। जी। इतने इश्यूज आने के बावजूद, इतनी अवेयरनेस के बावजूद ये इश्यूज कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जब मैं समझती हूँ कि जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अपने परदेसी के तौर पे एक जगह हम शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारी जो मोहब्बत है ना वो जैसे कहते हैं ना दूर जाने से बढ़ जाती है, तो वो मोहब्बत बढ़ जाती है। उस मोहब्बत में एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, दूर जाके और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, और उस मोहब्बत में एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलते होंगे जो अपनी अपनी कहानी बताते भी हैं। जी बिल्कुल, और जिन्होंने ये परदेसी अफसाना पढ़ा, आप यकीन कीजिए मुझे फ़ोन करके कहा भाजी ये तो आपने मेरी कहानी लिख दी है। कितना कॉमन है, इतना कॉमन है। तो इसलिए मेरा पहला प्रोजेक्ट है कि मैं इसी पे काम करूं। उसके लिए वहाँ से लड़के हैं, कॉन्सेप्ट है। फिर मेरी पोइट्री के भी 8-10 सॉन्ग्स हैं जो गुलाम अब्बास साहब ने भी हालिया 2 गज़ल गाई हैं। तो इनकी वीडियोस शूटिंग, तो ये मैं सारा शाज प्रोडक्शंस के तहत पाकिस्तानी किसी ड्रामे का ओएसटी या कोई ऐसा जिसमें आपके मलकानी में ही आया, मलकानी में आया सोनिया जी ने जी। ओके, जो सोनिया शाह साहब ने प्रोड्यूस किया। क्योंकि तो मैंने पहला स्टेप रखा है ना। आगाज कितना प्यारा हुआ। आगाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आगाज जब इतना अच्छा हो तो फिर आगे तो आपका सफर बहुत ही प्यारा हो जाता है माशाल्लाह। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा शायरी पे भी है कुछ, अगर हम सुनाना चाहें अपनी शायरी से आप कुछ। जी, अभी हालिया जो सैलाब आया था, जी, वो देख के मनाजर इतने दिल खराश थे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। तो उस सिलसिले में मैं एक कथा पेश करती हूँ। रंजो अलम की बाढ़ में ईमान बह गया, रंजो अलम की बाढ़ में ईमान बह गया, बेटी के जब जहेज़ का सामान बह गया। कुछ इस तरह से टूट के रोए तमाम रात, कुछ इस तरह से टूट के रोए तमाम रात, जो बच गया था आखिरी अरमान बह गया। क्या खूब लिखा, शुक्रिया। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा सैलाब एक गैर मुतवक्को तौर पे आया था, बहुत ज़्यादा तबाही, वाकई बहुत ज़्यादा स्पेशली लास्ट अरमान, वाकई कितने लोगों के अरमान ही बह गए। वेरी ट्रू। शाह साहब थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि चूँकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे थे, आपको ज़ाहिर है उनके इश्यूज़ पता होते हैं और आप उसके मुताबिक लिख भी रही होते हैं, फुर शायरी में भी उसका समहाउ जिक्र होता है। इश्यूज़ कम कैसे हो सकते हैं? अवेयरनेस से। मतलब अब जब लोग ज़्यादा, अब ये चीज़ जाएगी, जैसे परदेसियों के हवाले से जाते हैं लोग, क्लिप्स भी आप देखते हैं, ड्रामे भी बने हैं, इसमें कोई शक नहीं। बने, बिल्कुल ऐसा नहीं बने। तो लोगों में अब अवेयरनेस आ गई, अब लोग अब मुहतात हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये अवेयरनेस आने के बाद ये वाक़यात कम होते जाएंगे इंशाल्लाह, और होने चाहिए इंशाल्लाह। क्या ड्रामे से, शायरी से, अफसानों से, कॉलम से, लिखने से, एक्सप्रेशन से समाजी इंसाफ की तरफ दरवाजे खुलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुलते हैं। अवेयरनेस भी आती है, अवेयरनेस आती है। हाँ जी।
फिर ये कि आपकी आवाज़ दूसरों तक जाती है। सम टाइम आप कोई ऐसी लाइन पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा शेर कोई आपके सामने आ जाता है, आपको लगता है ये तो मेरी फीलिंग्स हैं जो किसी ने लिख दी। और समटाइम्स ये भी होता है कि ऑलरेडी एक चीज़ चल रही होती है, जैसे आपने कुछ देर पहले जिक्र किया ना कि गवर्नमेंट ने नया कानून पास किया फॉर ओवरसीज, तो ज़ाहिर हम ये नहीं कहते कि अच्छा किसी एक शख्स की एक बात से वो हो गया, ज़ाहिर एक पूरी वाइब क्रिएट होती है। आप जैसे लोग जो उस पर बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ड्रामे या शॉर्ट मूवी या कोई बात ही हो जाना किसी फोरम पर, तो एक पूरी वाइब क्रिएट होती है जो कि एक लीडिंग कॉज होती है किसी भी चीज़ के हो जाने का, जैसे कि इस कानून के बन जाने का। तो आप फ्यूल होते हैं बेसिकली, आप उसमें फ्यूल डाल रहे होते हैं, वो चीज़ उस तरीके से जा रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से सवाल करूँगा, ऑन अ लाइटर नोट, एक्चुअली बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जी जो बाहर चले जाते हैं उनसे अगर हम कहें कि हम बाहर आना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इत्थे ना आना जी, इत्थे ना आना, इत्थे बड़े मसाइल नहीं, यहाँ तो ये भी करना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे भी है। ख़ुद वहीं पर रहते हैं, दे आर सेटल्ड, बट ना वो वापस आते हैं ना वो अपने फैमिली को कहते हैं वहाँ आओ। ये वाकई ये बात है? जी है बात। क्यों है ये? क्योंकि शायद वो डार्क साइड ज़्यादा जानते हैं। आई मीन कि उनको लगता है कि जो अब जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरा एक मैसेज भी यही होता है कि आप अपनी बेटियों की शादी बाहर ना किया करें, बेटियों को अपने सामने रखें, पास रखें, कि वहाँ पे ऐसी कहानियाँ हैं कि दिल खराश कहानियाँ हैं जो बेटियाँ बच्चियाँ बताती नहीं, इतनी दूर आके उनके साथ क्या जुल्म होता है, क्या सितम। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा अब मीडिया में आ गया ये चीज़, लेकिन इसके बावजूद मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं है, उनको फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, उनको लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। तो ये चीज़ें जो है अब फ्रेंच गवर्नमेंट के जो सामने आई हैं, तो उन्होंने अब लैंग्वेज को लाजमी करार दे दिया कि जब यहाँ से इमिग्रेशन होके जाएं तो पहले से यहाँ से सीख के जाएं। उसके बाद, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। अच्छा, मौजूद से हट तो जाएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप बड़ी अच्छी राय दे पाएंगी शाह साहिबा। अगर बाहर से कोई रिश्ता आए तो क्या करें? जांच पड़ताल ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें, अवॉइड करें। ये मैं नहीं कहती कि मत करें, लेकिन इतना हो कि आप उनको इतना जानते तो हों, या थोड़ा सा टाइम लें, या अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो विज़िट करें। आजकल ये है कि यंग बच्चियों की एजड लोग के साथ शादी कर देते हैं, सिर्फ ये कि चले बाहर सेटल हो जाएगी, फिर हमारी फैमिली सेटल हो जाएगी। लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब बहुत ज़्यादा अब नए रूल्स आ चुके हैं। अब इस तरह नहीं होता कि बस आपने शादी की और आप भी सेटल, पूरा खानदान सेटल, वैसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और जो ये कहते हैं कि बाहर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं सवाल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत से लोग जो कि पहले ये सोच रहे होते हैं कि बस हमने बाहर जाना है, वो और कुछ दूसरी बात नहीं करते। वो पाकिस्तान में ना इन्वेस्ट करेंगे, ना अपने स्किल सेट को बेहतर करेंगे, ना या मेहनत करेंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेहनत भी नहीं करेंगे। बस एक ही रट है उनकी ज़बान पर, हमने बाहर जाना है, किसी भी यूरोप के मुल्क में जाना है, बस वहाँ पर रहना है। और जब वहाँ जाते हैं तो फिर 3-4 महीने बाद उनको समझ आ जाती है कि हमारा फैसला गलत था। बिल्कुल। जो आप मेहनत वहाँ पर कर रहे हैं उसका शायद आप 20-30% भी यहाँ पर कर लेते हो। जितने पैसे लगा कर और जिस तरीके से आप वहाँ पर गए हैं, अगर वो सारी एनर्जी आपने यहाँ लगा ली होती तो आपका भी फ़ायदा होता, अपने पेरेंट्स के साथ होते और पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। जी जी बिल्कुल, मैं तो इस हक़ में हूँ। कहती हूँ कि आप स्किल सीखें, उसके बाद यहीं पर अपने वतन में रह के अपना काम करें, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ मिलनी है पेरेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब तन्हाई वहाँ पर देखेंगे, आपको एकदम सारा कुछ नहीं मिलता। साल की मेहनत है, और मेहनत करने के बाद भी वो लोग कई नहीं सेटल हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों नहीं कि हम अपने मुल्क में ही इसको अपनी शनाख्त बनाएं, कम खा लें, लेकिन आपके रिश्ते, आपके पेरेंट्स, और यहाँ का सुकून। बिल्कुल। फिर मैंने अफसाना भी लिखा था हम जुबान की, यानी आपको जब तक अपनी जुबान में बात नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको हम जुबान बहुत कम, अब तो खैर चलिए कम्युनिटी में होता है, लेकिन फिर भी हम जुबान के साथ एक फ्रैंकली गुफ्तगू करना, उर्दू पंजाबी जो भी हमारी लैंग्वेज, लेकिन ये मिट्टी, हम इस मिट्टी से बने हैं, हम इससे दूर नहीं जा सकते। सही बात है। तो अगर कोई चीज़ हम हासिल कर लेंगे फिर इसके बाद भी हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हम सुकून आएगा तो हम अपने मुल्क में आएंगे, अपनी ज़ुबान में अपने कल्चर को देखेंगे, तभी हमें सुकून मिलेगा। वेरी ट्रू जी। और वो ठीक है, वहाँ कम्युनिटी बन चुकी है, बड़ा दुरुस्त कहा, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान पे हमें करना है ना काम, ये हम सब ने खुद ही करना है। यहाँ से भाग जाना, यहाँ से चले जाना, इसको छोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना, मुंह मोड़ लेना, ये हल नहीं होता किसी चीज़ का। देखिए ये शनाख्त है हमारी, हम अपनी शनाख्त से दूर नहीं जा सकते। और देखिए जो जाते भी हैं, आई एम श्योर आप भी देखें, आप तो कनेक्टेड है पाकिस्तान से, बिकॉज आप फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि बिल्कुल ही चले जाते हैं या बहुत कम विजिट करते हैं, वो फिर खला आ जाते हैं उनके अंदर, वो
उसी के साथ ज़िंदगी गुजार तो लेते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनसे सवाल करें तो शायद वो यही कहेंगे कि दफन पाकिस्तान में होना है। यानी फिर वो दैट्स माई क्वेश्चन कि आपने पूरी ज़िंदगी किसी और मुल्क में गुजार के दफन भी पाकिस्तान में क्यों होना है फिर? सेंसिटिव है कि मैं अपनी राय इसमें दे रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ज़रा थोड़ा सा ना प्रोग्रेसिव कंटेंट पे बात भी करें कि नहीं, लेट्स वर्क हेयर। ये बहुत ज़रूरी है कि मेहनत जो हमने वहाँ जाके करनी है और किसी के लिए करनी है, वो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूर बार बात करनी है। कोई मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे शो के एंड पे हो शाह साहिबा? यही कि आप यहीं पे मेहनत करें, अपने मुल्क के लिए सोचें और अपने मुल्क के लिए ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं। हमारी पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे हमारी शनाख्त हमारा पाकिस्तान। ये सवाल होगा ना, आप कहाँ से हैं? हमारा पाकिस्तान कहाँ से? और अगर आपने पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना और पाकिस्तान तो शख्स के लिए काम नहीं करना, उसकी इकोनॉमी के लिए काम नहीं करना, उसकी रूट्स को मजबूत करने के लिए काम नहीं करना, तो फिर आपने अपने लिए भी कुछ नहीं किया और आपने आने वाली नस्ल के लिए भी कुछ नहीं किया। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। काम करना है हमें और बहुत ज़्यादा करना है और पाकिस्तान के लिए करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।